अजी सुनिए, आप क्या कर रहे हैं? वो मैं कह रही थी, घर में कोई सब्जी नहीं है तो बाजार जाकर सब्जी ले आइए, क्योंकि आज बंटी और बबली दोनों घर आ रहे हैं, वो भी इतने समय बाद। तो दोनों के लिए कुछ अच्छा सा बना देती हूँ। और साथ में आपका छोटा सा पोता प्रिंस भी आ रहा है, तो जाकर बाजार से सामान ले आइए ताकि मैं उनके लिए कुछ अच्छा सा बना सकूं। सुन रहे हैं आप? कामनी जी ने अपने पति अर्जुन जी से कहा, जो कि खिड़की की तरफ मुंह करके बैठे हुए थे और एकटक आकाश में देखे जा रहे थे। कामनी जी ने अर्जुन जी के कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, आप सुन भी रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? तब अर्जुन जी ने कहा, सब सुन रहा हूँ, तुम क्या कह रही हो? मुझे तो सच में समझ नहीं आता है कि तुम ऐसे कह रही हो जैसे तुम्हारा बेटा और बहू अपनी खुशी से यहाँ आ रहे हों। वह तो उनका कारोबार नहीं चल रहा, बिजनेस में जितना भी पैसा लगाया था सब डूब गया है, इसीलिए वो यहाँ आ रहे हैं, वरना वह तो हमें मरते दम तक भी ना पूछता। और तुम फिर भी इतना खुश हो रही हो। फिर कामनी जी ने अर्जुन जी से कहा, आप भी ना बस एक बात को लेकर बैठे रहते हो, छोड़िए भी अब उस बात को। बच्चों से गलतियां हो जाती हैं और फिर देर सवेर ही सही, लेकिन उसे अक्ल तो आ गई ना, तभी तो अपने घर वापस आ रहा है। इस बार वह हमें छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, आप निश्चिंत रहिए। तभी अर्जुन जी कामनी जी के हाथ पर अपना हाथ रखते हुए बोले, उम्मीद करता हूँ कि इस बार तुम्हारी बात सही साबित हो और वह फिर से हमें छोड़कर ना चला जाए। काश के ऐसा ही हो, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि ऐसा होगा। हाँ कामनी, तुम कुछ सामान मंगा रही थी ना, मैं बाजार से ले आता हूँ। कामनी जी ने सामान का पर्चा और थैला अर्जुन जी के हाथ में थमा दिया और अर्जुन जी बाजार से सब्जियां और बाकी का सामान ले आए। जैसे ही वे सामान लेकर आए तो कामनी जी ने शाम के लिए बढ़िया बढ़िया खाने पीने का इंतजाम कर लिया, जबकि अर्जुन जी बिल्कुल भी खुश नजर नहीं आ रहे थे, जबकि उनका बेटा बरसों बाद उनके घर आ रहा था। कामनी जी किचन का काम खत्म करके आई और आकर अर्जुन जी के पास बैठ गई। अर्जुन जी अभी भी गहरी सोच में डूबे हुए थे। तब कामनी जी ने अर्जुन जी से कहा, इतनी गहरी सोच में डूबे हुए हो, क्या सोच रहे हो, मुझे भी बताइए। तब अर्जुन जी ने कहा, कुछ नहीं, बस सोच रहा हूँ कि कैसे तुम्हारा बेटा जब आखिरी बार आया था तभी अपने मतलब से ही आया था, कहीं इस बार भी वह अपने किसी मकसद से ना आ रहा हो। बस यही सोच रहा हूँ कि वह यहाँ इस बार क्यों आ रहा है। तब कामनी जी बोली, पुरानी बातों को जाने भी दीजिए, किसी भी वक्त बच्चे घर में आते ही होंगे और आप उनके बारे में अपने मन में कैसी कैसी बातें लाते रहते हैं, बाकी जो भी होगा देखा जाएगा। कि तभी डोर बेल बजी। दरवाजा खोलकर देखा तो उनका बेटा बंटी और बहू बबली दरवाजे पर खड़ी थी। बबली ने घर में घुसते ही अपनी सास के पैर छुए और बंटी ने भी अपनी माँ का आशीर्वाद लिया। कि तभी पीछे से 7 साल का छोटा बच्चा प्रिंस दादा दादी चिल्लाता हुआ दौड़ा आया और आकर कामनी जी के गले लग गया। कामनी जी ने भी उसे गोदी में उठाया और दुलारने लगी। तब बंटी ने अपनी माँ से कहा, माँ पापा कहाँ हैं? कामनी जी ने खिड़की की तरफ इशारा किया और बंटी और बबली उनसे मिलने के लिए बालकनी की तरफ चले गए। वे दोनों जाकर उनके पैर छूने लगे, पर अर्जुन जी ने कोई खास प्रतिक्रिया नहीं दी और वहां से उठकर अपने कमरे में चले गए। उनका बेटा बंटी और बबली दोनों जाकर कामनी जी से बात करने लगे। बंटी ने अपनी माँ से पूछा, माँ क्या हुआ है? पापा कुछ नाराज से हैं, ढंग से बात भी नहीं कर रहे। तभी कामनी जी ने कहा, कुछ नहीं, बस तो इतने दिनों बाद आया है ना, इसीलिए थोड़ा नाराज है। तू तो विदेश जाकर हमें भूल ही जाता है और प्रिंस को हमसे मिले हुए कितना समय हो गया है। जब ये छोटा सा था 3 साल का, इसे लेकर तू यहाँ आया था और तब से लेकर अब तक तुझे यहाँ झांकने की भी फुर्सत नहीं मिली। तब बंटी बोला, क्या करूँ माँ, काम ही इतना है, अब काम को ना देखूं तो परिवार का गुजारा कैसे होगा? आप तो समझती हैं, काम भी तो जरूरी है। तभी कामनी जी ने गर्दन हिला दी और प्रिंस को लेकर अंदर चली गई। उधर बंटी और बबली भी अपनी माँ के साथ साथ चल दिए। अंदर बैठकर सब लोग आपस में बातें कर रहे थे। तभी अर्जुन जी बाहर घूमने के लिए निकल गए, ये कहकर कि कामनी तुम खाना खिला देना, मैं थोड़ा लेट आऊँगा, तो इसीलिए मेरा इंतजार मत करना। कामनी जी ने बंटी और उसके परिवार को नाश्ता कराया और समय से खाना पीना खिलाया। इसके बाद बंटी और बबली एक कमरे में आराम करने चले गए, साथ में प्रिंस भी था। खाना खाने के बाद कामनी जी ने कहा, तुम दोनों सफर से आए हो, बहुत थक गए होंगे, इसीलिए आराम कर लो, यहाँ का काम मैं निपटा देती हूँ। तो वह दोनों अपने कमरे में आराम करने चले गए।
अर्जुन जी आए तब कामनी जी ने खाना लगाया और वह दोनों भी खाना पीना खाकर अपने कमरे में आराम करने चले गए। जब कामनी जी किचन का काम निपटाकर कमरे में गई तो देखा कि अर्जुन जी अभी सोच में डूबे हुए थे, जिन्हें देखकर कामनी जी ने अर्जुन जी से कहा, आप परेशान क्यों हैं? जब से मैंने आपको बंटी के आने के बारे में बताया है तब से आप इसी तरह सोच में डूबे हुए हैं। क्या बात है, आखिर आप इतने परेशान क्यों हैं? तब अर्जुन जी ने बताया, कामनी, मैं मानता हूँ कि बंटी तुम्हारा बेटा है और उसके लिए तुम्हारे मन में बहुत प्यार है, लेकिन मैं अच्छे तरीके से जानता हूँ कि बंटी कितना स्वार्थी है। तुम अपनी ममता के मोह में आकर ये सब भूल चुकी हो कि उसने पिछली बार हमारे साथ क्या किया था। जब वह पिछली बार यहाँ से अपने परिवार को लेकर गया था तब उसने क्या कुछ नहीं किया हमारे साथ। फिर अचानक अब उसका यहाँ लौट आना मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। तुम्हें याद नहीं क्या कि उसने हमारे साथ क्या कुछ नहीं किया था? तब कामनी जी भी सोच में पड़ गई और बोली, याद तो मुझे सब कुछ है कि उसने उस दिन क्या क्या किया था और किस तरीके से उसने हमारी बेइज्जती की थी और अपने बेटे और अपनी पत्नी को लेकर यहाँ से चला गया था। दरअसल यही सब सोचती हुई कामनी जी अपने अतीत में चली गई। कामनी जी और अर्जुन जी की दोनों की आर्थिक स्थिति बिल्कुल सामान्य थी। अर्जुन जी शहर में एक छोटी सी नौकरी किया करते थे और कामनी जी एक सामान्य गृहिणी थी। ऐसा नहीं था कि कामनी जी पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वह अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहते थे, जिसके लिए उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी थी और अब वह घर में ही रहा करते थे, अपने बच्चों का ध्यान रखते थे। और धीरे धीरे समय बीता तो उनका बेटा बंटी बड़ा हो गया। उसने मन लगाकर पढ़ाई की। पढ़ाई पूरी होने के बाद बंटी की एक अच्छी कंपनी में नौकरी लग गई। उसके बाद बंटी के बर्ताव में थोड़ा थोड़ा बदलाव आने लगा। दरअसल अर्जुन जी और कामनी जी दोनों एक छोटे से मकान में किराए पर रहते थे। पिछले कई वर्षों से भी किराए पर ही रह रहे थे और उन्हें एक ही जगह पर रहते रहते बहुत समय हो गया था। उनका घर शहर में ही एक सरकारी बिल्डिंग में छोटा सा फ्लैट उन्होंने किराए पर ले रखा था, जिसका कारण था कि उसका किराया काफी कम था और इसीलिए वह इतने वर्षों से इस बिल्डिंग में रह रहे थे। लेकिन शायद बंटी की नौकरी के बाद उसे इस बात से शर्मिंदगी महसूस होती थी। यहाँ तक एक दिन उसने कहा भी था कि माँ, हमारा घर कितना छोटा सा है, मैं अपने ऑफिस के किसी दोस्त को बुला भी नहीं सकता, वरना सब लोग मेरा मजाक बनाएंगे कि मैं कितने छोटे से घर में रहता हूँ। तब कामनी जी ने कहा था, कोई बात नहीं बेटा, थोड़े बहुत दिन और रुक जा, क्या पता ईश्वर हमारी सुन ले और हम एक नए अच्छे मकान में चले जाएं। लेकिन बंटी यह सब बातें पिछली 2-3 सालों से सुनता आ रहा था, तो वह वहां से उठकर चला गया। हालांकि उनका घर इतना भी छोटा नहीं था। उस फ्लैट में 2 कमरे, किचन, वॉशरूम, बालकनी सभी सुविधाएं थी। लेकिन शायद बंटी के अन्य दोस्तों के घर जितने बड़े होंगे उनके मुकाबले वह बहुत छोटा था और बंटी अपने दोस्तों के घर बहुत ज्यादा आता जाता रहता था। शायद इसीलिए उसे शर्मिंदगी महसूस होती होगी। पर कामनी जी ने उसे कई बार समझाया भी कि घर चाहे छोटा हो या बड़ा, जैसा भी हो, है तो घर ही, इसमें शर्माने वाली क्या बात है। और फिर अब तो तेरी नौकरी लग गई है तो धीरे धीरे हम घर ले लेंगे, जो कि इससे बड़ा भी होगा और अपना भी। लेकिन बंटी के दिमाग में कुछ और ही था। जैसे जैसे टाइम बीता बंटी के लिए घर वाले लड़की देखने लगे। उनमें से एक बबली नाम की लड़की बंटी के लिए पसंद आ गई और कुछ समय बाद बंटी की शादी बबली से करा दी गई और अब बबली इस घर में बहू बनकर आई। बबली के आने के बाद तो जैसे बंटी का बर्ताव दिन पर दिन बद से बदतर होता गया, जबकि बबली सबके साथ सामान्य व्यवहार किया करती थी। और एक दिन छोटी सी बात पर बबली और उसकी सास कामनी जी में बहस हो गई। तभी बंटी ऑफिस से लौटा और इसी बात को लेकर वह अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करने लगा। बात बढ़ते बढ़ते बंटी को और ज्यादा गुस्सा आ गया। जोर जोर से चिल्लाने की आवाज सुनकर अर्जुन जी भी वहां पहुंचे और उन्होंने जब बंटी को अपनी माँ पर चिल्लाते हुए देखा तो अर्जुन जी बोल पड़े, बंटी, ये कौन सा तरीका है अपनी माँ से बात करने का? तुझे शर्म नहीं आती कि माँ से किस तरह से बात करनी चाहिए? तो इस पर बंटी अपनी माँ के साथ साथ अपने पिताजी से भी बदतमीजी करने लगा और बढ़ते बढ़ते बात इतनी बढ़ गई कि बंटी ने अपने पिता पर हाथ उठा दिया। इसके बाद से अर्जुन जी के मन में बंटी के प्रति प्रेम भावना लगभग खत्म से हो चुकी थी। उसके बाद बंटी अपनी पत्नी और अपने छोटे से बेटे को लेकर इस घर से चला गया था और शहर में ही किसी अच्छी बिल्डिंग में किराए पर मकान लेकर रहने लगा। अब से 3 साल पहले जब कोरोना के कारण उसकी नौकरी छूट गई थी
और उसके खाने के लिए भी लाले पड़ गए थे। तब वह अपने परिवार को लेकर अपने माँ बाप के पास वापस आया था। और तब भी कामनी जी ऐसे खुश हो रही थी कि इस बार उनका बेटा वापस आ गया है और वह अब कहीं नहीं जाएगा। लेकिन ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी थी। बंटी सिर्फ अपने मतलब से वहाँ आया था, क्योंकि उस वक्त उसके पास कोई और सहारा नहीं था और उसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि वह अपनी पत्नी और अपने बेटे का पेट भर सके। तो इसीलिए वह अपने माँ बाप के पास आया था। और उस वक्त भी लगभग साल भर रहने के बाद जब वह गया था, तब कामनी जी और अर्जुन जी की सारी सेविंग्स खत्म हो चुकी थी। बंटी ने यह कहकर मांग लिए कि माँ, जब मेरे पास बाद में पैसे आ जाएंगे तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन अभी मुझे पैसों की ज़रूरत है। बबली और प्रिंस के साथ पता नहीं कब क्या ज़रूरत पड़ जाए। और फिर दोबारा से जब इसकी नौबत लग गई तो वह फिर से अपने परिवार को लेकर और उस छोटी सी जगह को छोड़कर वहाँ से चला गया था। और अब 5 साल बाद वह वापस लौटा था। न जाने किस कारण से बस अर्जुन जी तब से यही सोचे जा रहे थे कि आखिर इस बार बंटी वापस क्यों लौटा होगा। तभी अर्जुन जी कामनी जी से बोले, हाँ कामनी, अब मुझे समझ आया है, क्योंकि अब हम उस छोटे से घर में नहीं रहते। अब तो हमने ये बड़ा सा मकान खरीद लिया है, इसीलिए बंटी यहाँ आया है। और वह जितना स्वार्थी है तुम देख लेना, वह किसी भी तरीके से इस घर को हथियाने की पूरी कोशिश करेगा। और मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार वह इसी इरादे से आया होगा, इसीलिए हमें कुछ तो करना होगा। बस कामनी जी ने तुरंत इस बात का जवाब दे दिया कि आप मेरे बेटे को गलत समझ रहे हैं। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसीलिए वह हमारे पास आया है। और इस बात को लेकर दोनों में बहस हो गई। तब अर्जुन जी ने कहा, ठीक है, अगर तुम जो कह रही हो वह सच है तो हम अपना सब कुछ अपनी मर्जी से अपने बेटे के नाम कर देंगे, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम एक कौड़ी भी उसे नहीं देंगे। अगर तुम्हें यह मंजूर है तो ठीक है। कामनी जी ने भी बिना कुछ सोचे ही हामी भर दी। और अब बंटी और बबली 5 दिन के लिए रहे और फिर चले गए। घर देखकर वह बहुत खुश हुए और बंटी ने कहा भी था कि माँ, आपका घर कितना अच्छा और कितना बड़ा है। मैं हमेशा से ही ऐसा घर चाहता था। अब जब घर बड़ा हो ही गया है तो मैं और बबली भी उस किराए के मकान को छोड़कर यहीं आ जाएंगे और आप दोनों के साथ ही रहेंगे। ठीक है ना माँ? कामनी जी भी बहुत खुश हो गई और बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये घर तो तेरा ही तो है और भला इसमें पूछने वाली कौन सी बात है। हमारा जो कुछ भी है सब तेरा ही तो है। बंटी भी बड़ा खुशी खुशी अपनी माँ से विदा लेकर चला गया। बबली और प्रिंस भी साथ चले गए और घर पहुँचते ही बंटी ने अपनी माँ को फ़ोन किया कि अगले हफ्ते सारा सामान लेकर वह घर आ जाएगा। अपनी माँ को उसने पहले से ही सूचित कर दिया। कामनी जी ने जब इस बारे में अर्जुन जी को बताया तो अर्जुन जी ने कामनी जी को पहले से ही सावधान रहने के लिए कहा और कहा कि वह अपने बेटे की बातों में जाकर कहीं ये घर उसके नाम ना कर दे। इसीलिए उन्होंने अपनी पत्नी को अच्छे से समझाया, क्योंकि अर्जुन जी ने ये नया घर अपनी पत्नी कामनी जी के नाम पर ही लिया था। और कामनी जी ठहरी एक सरल और साधारण स्वभाव की महिला, जिससे प्यार के वशीभूत होकर वह कुछ भी कर बैठती थी और अपने बेटे के प्रेम में तो वह कुछ भी कर सकती थी। तो ये घर उसके नाम करना कौन सी बड़ी बात थी। बस अर्जुन जी ने अपनी पत्नी को सचेत किया और देखते ही देखते समय बीता और बंटी और बबली और प्रिंस तीनों घर आ गए। घर आने के बाद शुरू में तो बबली और बंटी दोनों ही माँ बाप के साथ बहुत अच्छे से व्यवहार करते थे और प्रिंस तो अपने दादा दादी का दुलारा था। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था वैसे वैसे रिश्तों में परिवर्तन होता रहा। दरअसल बंटी ऑफिस जाया करता था, लेकिन बबली घर पर ही रहती थी। प्रिंस के स्कूल जाने के बाद बबली कुछ भी नहीं करती थी। बबली को धीरे धीरे कुछ न करने की आदत पड़ती जा रही थी। वह पूरा दिन टाइम पास करती रहती थी और अपनी सास का काम में बिल्कुल हाथ नहीं बटाती थी। शुरू में जब बबली और बंटी यहाँ आए थे तब बबली से कामनी जी ने बिल्कुल भी काम करने के लिए नहीं कहा था और शुरू के 1-2 दिन तो कामनी जी ने ही सबके लिए खाना पीना बनाया और सब काम खुद ही किया। लेकिन देखते देखते हफ्ता भर बीत गया और बबली कुछ काम करने का नाम ही नहीं लेती। हफ्ते 2 हफ्ते देखते देखते पूरा महीना बीत गया। बबली कुछ नहीं करती और बस पूरा दिन अपने कमरे में बैठी रहती। ज्यादा से ज्यादा अगर कुछ करने का मन होता तो प्रिंस के लिए कुछ खाने पीने को बना दिया करती, वो भी कभी कभी, वरना तो प्रिंस को स्कूल के लिए तैयार करने से भी वह बचती थी और उस काम को भी वह अपनी सास पर ही डालने लगी।
कामनी जी भी शुरू में तो कुछ न बोली, लेकिन कब तक वह चुप रह सकती थी। आखिर उनकी भी उम्र हो चली थी और ऐसे में उन्हें अपने और अर्जुन जी के लिए सारा काम करना ही भारी लगता था। और अब तो 3 लोग और बढ़ गए थे और उनकी बहू थी कि कुछ करने का नाम ही नहीं ले रही थी। कामनी जी ने बबली से कहा, बबली अपने कमरे में लेटी रहती हो, बोर नहीं होती? कमरे से बाहर निकलकर मेरा भी थोड़ा हाथ बटा दिया करो, जिससे तू भी बोर नहीं होगी और मेरा काम भी हो जाएगा और फिर दोनों समय से फ्री हो जाया करेंगे। बस उनका इतना कहना था कि बबली ने उन्हें उल्टा जवाब देना शुरू कर दिया। देखिए माँ जी, मैं यहाँ आई हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि मैं आपकी नौकरानी हूँ और घर के सारे काम मैं करूँगी। हमारे आने से पहले भी तो आप घर के काम किया करती थी ना, फिर अब कौन सी आफत आ गई? आप इतनी सी बात के लिए इतना ड्रामा मत कीजिए। पहले भी कर रही थी ना, वैसे ही अभी कर लीजिए। मेरे हाथ पैरों में बड़ा दर्द रहने लगा है, तो अब ये सारे काम मुझसे नहीं होते। और वैसे भी मैं यहाँ इसीलिए नहीं आई हूँ कि आपका काम कर सकूँ। इतना कहकर बबली वहाँ से चली गई और कामनी जी वहाँ ठगी सी खड़ी रह गई कि तभी वहाँ अर्जुन जी आ गए और उन्होंने कामनी जी की तरफ देखा तो वह बोले, क्या हुआ कामनी, सब ठीक तो है ना? कामनी जी ने अर्जुन जी को कुछ न बताया और मुस्कुराती हुई बोली, हाँ हाँ सब ठीक है, मुझे क्या होगा भला, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। कहाँ चल दिए आप? तब अर्जुन जी ने कहा, कुछ नहीं, बस बाजार तक जा रहा हूँ, कुछ काम है तो बताओ, कुछ सामान लाना हो तो ले आता हूँ। तब उनका बेटा बंटी आया और बोला, नहीं पापा, कोई सामान लाने की जरूरत नहीं है। अब से माँ को अगर कुछ भी चाहिए होगा तो माँ मुझे बता देगी, मैं सामान ले आया करूँगा। आप अपना काम निपटा आए। माँ, आज के बाद आपको कुछ भी सामान मंगाना हो तो आप मुझे फ़ोन पर बता देना, मैं ऑफिस से आते वक्त ले आऊँगा। कामनी जी ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है बेटा। कामनी जी इधर ये सोचकर खुश हो रही थी कि उनका बेटा अब घर की जिम्मेदारी को उठा रहा है, लेकिन सच्चाई तो कुछ और ही थी। इधर बंटी जैसे ही अपने कमरे में पहुंचा तो बबली गुस्से में तमतमाती हुई बोली, मैं क्या यहाँ नौकरानी बनकर आई हूँ? मुझे तुम्हारे माँ बाप ने समझ क्या रखा है? देखो, तुमने मुझसे कहा था कि हम यहाँ कुछ दिन के लिए ही रहेंगे इन बूढ़ों के साथ, उसके बाद तुम इन लोगों को घर के बाहर निकाल दोगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा हो रहा है। उल्टा ये बूढ़ा बूढ़ी हम पर रोब झाड़ रहे हैं। तब बंटी अपनी पत्नी से बोला, चुप कर पागल औरत, यही तो बात है कि तुम लोगों को ये सब बातें समझ नहीं आती। अरे कभी सब्र करना भी सीख लो, हर काम तो तुम्हें तुरंत चाहिए, थोड़ा दिमाग लगाया करो। अगर तुम्हारी हरकतें ऐसी रही तो ये घर हमारे हाथ से गया ही समझो। पहले उस बूढ़ी का दिमाग हमेशा चढ़ा रहता है। ऐसे में तुमने आज जिस तरीके से मेरी माँ से बात की है, अगर तुमने ऐसा ही बर्ताव रखा तो हमें इस घर में फूटी कौड़ी भी ना मिलेगी, समझे तुम? इसीलिए जब तक सब कुछ अपने नाम नहीं हो जाता तब तक चुपचाप अच्छे बनने का नाटक करती रहो। उन्हें इतने प्यार से रखो कि बस वह खुद अपना सब कुछ तुम्हारे नाम कर दे। आई समझ में? तब बबली कुछ सोचती हुई बोली, हाँ बंटी, ये सब तो मैंने सोचा ही नहीं। आगे से मैं इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी कि तुम्हारी माँ को जितना हो सके उतना खुश रखूंगी। अब तो बबली अपनी सास को खूब खुश रखती और उनका पूरा ध्यान रखती, यहाँ तक कि चाय पानी कपड़े बर्तन सभी काम वह खुद ही किया करती थी और अपनी सास को कुछ भी ना करने देती। बबली के व्यवहार को देखकर कामनी जी भी बहुत खुश थी, ये सोचकर कि अब उनकी बहू पूरी तरह बदल चुकी है। शायद बेटे ने इसे समझाया होगा कि माँ से इस तरह का व्यवहार सही नहीं है, इसीलिए बबली का व्यवहार इतना बदल गया है। तो मन ही मन ये सब सोचकर बहुत खुश थी और अब बबली ने धीरे धीरे सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले ली और घर की चाबियां भी कामनी जी ने बबली को ही सौंप दी। अर्जुन जी बीच बीच में उन्हें सचेत करते रहते थे कि बेटे की बातों में जाकर कहीं अपना घर परिवार उसके नाम मत कर देना। अर्जुन जी को इस बात का डर इसीलिए ज्यादा रहता था क्योंकि वह अच्छी तरह से जानते थे ये कामनी जी अपने बेटे की बातों में आकर ऐसा करने से पहले एक बार भी उनसे पूछेगी भी नहीं, इसीलिए अर्जुन जी थोड़ा ध्यान रखते थे। धीरे धीरे बंटी और बबली ने परिवार की सारी जिम्मेदारियां अपने सिर पर ले ली और घर के सभी काम वह खुद ही संभालने लगे, जिससे कामनी जी बहुत ज्यादा खुश थी। अब एक दिन बंटी और बबली कामनी जी के पास आई और बोले, माँ, हम कितने समय से बस दूसरों के यहाँ काम करते आ रहे हैं, तो मेरे दिमाग में आया कि क्यों ना हम अपना ही काम स्टार्ट करें। इसीलिए माँ, मैंने सोचा है कि क्यों ना हम अपना बिजनेस स्टार्ट करें और फिर अपने बिजनेस को ही आगे बढ़ाएं। कब तक दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहेंगे? क्यों माँ, मैंने ठीक कहा ना?
तो कामनी जी बोली, हाँ बेटा, बात तो बिल्कुल सही है। कब तक दूसरों के यहाँ काम करते रहोगे? अगर तुम अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो अच्छी बात है, पर पहले बिजनेस के बारे में अच्छी तरह से जानकारी ले लेना, उसके बाद ही कुछ शुरू करना। तब बंटी बोला, हाँ माँ, मैंने सारी जानकारी ले ली है। बिजनेस बहुत ही अच्छा है, बस मुझे लोन लेना है। तो लोन के लिए नॉमिनी में मुझे आपके साइन भी चाहिए होंगे। मैंने अपने कागज तो जमा करवा दिए हैं, पर अल्टरनेट किसी पर्सन के सिग्नेचर भी मांगे हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना आपके साइन ले लूं, और फिर लोन का किस्त तो मैं देता ही रहूंगा। ये तो बस एक औपचारिकता है, तो इसीलिए यहाँ पर आपका साइन चाहिए। लीजिए, यहाँ साइन कर दीजिए। मैंने पेन से निशान लगा दिया है। कामनी जी पढ़ी लिखी होने के बावजूद भी उन्होंने उन कागजों को पढ़ना जरूरी नहीं समझा और उनके आगे साइन कर दिए। पेपर्स पर सिग्नेचर होने के बाद बंटी और बबली दोनों वहां से उठकर चले गए। अगली सुबह बबली 10 बजे तक भी बेड में पड़ी रही। तब कामनी जी ने आवाज लगाई, बबली 10 बज गए हैं, तुम्हें इतना भी ध्यान नहीं कि प्रिंस को स्कूल जाना है? तो बबली अपनी सास पर उल्टा भड़कती हुई बोली, क्यों, अगर मैं नहीं उठी तो क्या प्रिंस स्कूल नहीं जाएगा? तुम क्या अचार डाल रही हो? तुझे इतना भी होश नहीं था कि लड़के के स्कूल जाने का समय हो रहा है, उसे स्कूल पहुंचाना है। अपने लिए अपनी बहू के मुंह से इस तरीके की भाषा सुनकर कामनी जी को सदमा लगा और वह बोली, बबली ये किस तरह से बात कर रही है? तब बबली उनसे और भी ज्यादा बदतमीजी करती हुई बोली, अरे महारानी को बुरा लग गया, और क्या तेरे पैर धोकर पीऊं? चुपचाप किचन में जाकर चाय बना ले, और हाँ, कल से 5 बजे उठकर सारा काम निपटा दिया कर। प्रिंस को 7 बजे स्कूल जाना होता है, उससे पहले सारा काम निपटा दिया कर। आई समझ में? इतना कहकर बबली अपने कमरे में चली गई और इधर बंटी ऊपर से आया और बोला, क्या माँ, अभी तक लंच तैयार नहीं हुआ? मुझे कितना लेट हो रहा है, फटाफट मेरा लंच पैक कर दूं, आधे घंटे में ऑफिस के लिए निकलना है। कामनी जी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि कल तक तो सब कुछ ठीक था, अब अचानक क्या हो गया? ये दोनों किस तरह से बर्ताव कर रहे हैं मेरे साथ? फिर भी उन्होंने कुछ ना कहा और अपने बेटे को लंच बना कर दिया। उधर बंटी तो ऑफिस निकल गया और बबली, उसने तो शाम तक कामनी जी का बुरा हाल कर दिया। कभी ये कर, कभी वो कर, कभी कुछ तो कभी कुछ। उसने उन्हें 1 मिनट भी बैठने ना दिया और ना ही आराम करने दिया। जब कामनी जी के बस में कुछ ना रहा तो वह बिना कुछ कहे सुने अपने कमरे में जाकर लेट गई और इधर उनकी बहू उनके पीछे पीछे कमरे में गई और चिल्लाती हुई बोली, कुछ काम दाम नहीं है क्या जो यहाँ मजे से पड़ी हो? तभी कामनी जी बोली, बबली बहू, तेरा दिमाग खराब हो गया है। पहली बात तो ये कि तुम मुझसे इतनी बदतमीजी से बात नहीं कर सकती, आया समझ में? और दूसरी बात ये कि मैं तेरी कोई नौकरानी नहीं हूँ जो तेरी मर्जी से उठूंगी और तेरी मर्जी से ही बैठूंगी। मेरा जब मन करेगा मैं तब लेटूंगी और जब मन करेगा आराम करूंगी। तेरी आज्ञा नहीं मानूंगी, तेरी मर्जी से सब काम नहीं करूंगी। तब बबली तीखी हंसी हंसते हुए बोली, हाँ, तू मेरी ही मर्जी से चलेगी और मेरे ही अनुसार काम करेगी, और आज के बाद तो मेरी नौकरानी ही है। अपनी बहू की बात सुनकर कामनी जी को बहुत अजीब लग रहा था और अर्जुन जी अभी तक चुप थे, सब कुछ सुन रहे थे और कुछ ना बोले। इधर बबली कामनी जी को खरी खोटी सुनाकर चली गई और कामनी जी बस उदास बैठी रही। शाम होने पर जब बंटी ऑफिस से आया तो बबली ने न जाने बंटी को क्या कह दिया और बंटी दमदमाता हुआ कामनी जी और अर्जुन जी के कमरे में आया और उन पर चिल्लाने लगा। फिर से आज वही सब हो रहा था जो आज से 8 साल पहले हुआ था, जब बंटी पहली बार घर छोड़कर गया था। आज फिर से बिना किसी बात के बंटी अपने माता पिता के साथ इतनी बदतमीजी कर रहा था। वह दूर ही थे, पर अब बंटी अपनी माँ से बहस करते करते इतनी बदतमीजी पर आ गया था कि उसने आज कामनी जी पर हाथ उठा दिया और जैसे वह उन्हें थप्पड़ मारने वाला था कि पीछे से आकर अर्जुन जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और तेज झटके के साथ बंटी को धक्का दिया और बोले, तेरी हिम्मत भी कैसी हुई मेरी पत्नी पर हाथ उठाने की? खबरदार, जो मेरी पत्नी की तरफ एक कदम भी बढ़ाया तो मैं भूल जाऊंगा कि तू मेरी ही नालायक औलाद है। तब उनका बेटा बंटी गुस्से में चिल्लाता हुआ बोला, अभी तक तो तेरी बीवी पर ही हाथ उठाया था, पर लगता है कि तुझे भी कुछ ज्यादा ही जल्दी है। वह जैसे ही अपने पिता की ओर बढ़ा कि अर्जुन जी ने बालकनी से एक डंडा उठाया और अपने बेटे को पीटने लगे। अपने पिता के डंडे को पकड़कर उन्हें पीछे धकेलता हुआ बोला, बूढ़ा, खबरदार, जो डंडे से मुझे छूने की कोशिश भी की तो तुम दोनों को पाई पाई के लिए मोहताज कर दूंगा।
सड़कों पर भीख मांगते फिरोगे। दोनों अपने बेटे की ऐसी बातें सुनकर कामनी जी को ये यकीन नहीं हो रहा था कि ये उनका ही बेटा है। वह अपने बेटे से कहने लगी, बंटी आखिर क्या हुआ है? तो इतना अजीब बर्ताव क्यों कर रहा है? और ये सब तू क्या कह रहा है? तब बंटी बोला, जो भी कह रहा हूँ बिल्कुल सही कह रहा हूँ। या तो तमीज से इस घर में रहना है तो घर के सारे काम करने होंगे, वरना तो अपने रहने का ठिकाना कहीं और देख लो। इस घर से निकल जाओ, यहाँ पड़े पड़े हराम को खाने को नहीं मिलेगा। आया समझ में? अगर काम करना है तो ठीक है, वरना निकल जाओ इस घर से। ये सब सुनकर कामनी जी चौंक गई और अर्जुन जी की ओर देखने लगी। तब उनके बेटे ने उनका हाथ पकड़कर धक्का देकर घर से बाहर कर दिया और दरवाजा बंद कर दिया। कामनी जी की आंखों से आंसू लगातार बहे जा रहे थे और वह अर्जुन जी के आगे खड़ी होकर माफी मांगने लगी। मुझे माफ कर दीजिए, आपने मुझे पहले ही कहा था कि मुझे सावधान रहना चाहिए, लेकिन मैं आपकी एक न सुनी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दीजिए। मेरे कारण आज हम दोनों घर से बेघर हो गए हैं। तभी अर्जुन जी ने कामनी जी को शांत कराया और बोले, अरे भाग्यवान, कितना सोचती हो, परेशान मत हो। मेरे होते तुम्हें कोई परेशान नहीं कर सकता और ना ही कोई घर से बेघर कर सकता है। तुम बस कुछ देर रुको और बिल्कुल परेशान मत हो, मैं सब संभाल लूंगा। थोड़ी ही देर में वहाँ पुलिस आ पहुंची और बंटी का गेट खटखटाया। दरवाजा खुलते ही बंटी चिल्लाया, तुम दोनों फिर से आ गए, निकलो यहाँ से। कि तभी उन दोनों के पीछे से कुछ पुलिस वाले आगे बढ़े और बोले, अच्छा तुमसे पूछकर जाएंगे घर से बाहर। पुलिस को देखकर बंटी बोला, आप सब सर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तो पुलिस वालों ने बंटी को पकड़ा और घसीटकर साथ में ले जाने लगे। तभी बंटी चिल्लाता रहा, मैंने किया क्या है, क्यों मुझे अपने साथ ले जा रहे हो आप लोग? तब पुलिस वाला बोला, जबरदस्ती किसी के घर पर कब्जा करना भी अपराध है। तब बंटी ने कहा, नहीं सर, ये घर मेरा है, इस घर का मालिक मैं हूँ। आप रुकिए, मैं आपको कागज लाकर दिखाता हूँ। तभी बंटी अपनी अलमारी से कागज लेकर आया। ये वही कागज थे जो धोखे से कामनी जी से लिए गए थे। इन कागजों को देखकर कामनी जी पूरी तरह से चौंक गई। उन्हें एक के बाद एक शौक आने लगे थी। खबर जो मिल रही थी तो वह बोली, बंटी तूने तो कहा था कि ये लोन के पेपर हैं, पर ये सब तो घर के पेपर्स थे। मतलब तूने धोखे से मेरा घर अपने नाम करवा लिया। ये सब सोचकर कामनी जी रोने लगी और गुस्से में बंटी को थप्पड़ मारने लगी। बंटी उन्हें धक्का मारकर दूर करते हुए बोला, मुझे छूने की जरूरत नहीं है सर, ये घर मेरा है और ये दोनों बिना बात ही सुबह से परेशान कर रहे हैं, इसीलिए मैं इन्हें यहाँ से भगा रहा हूँ। तब पुलिस वाले ने कहा, अच्छा ये घर तेरा है, लेकिन इस घर के असली कागज तो अर्जुन जी के पास हैं। क्यों, मैं सही कह रहा हूँ ना अर्जुन जी? अर्जुन जी ने गर्दन हिलाकर कहा, जी सर, असली कागज मेरे पास हैं। इस आदमी ने नकली कागज बनवाकर मेरा घर हथियाने की कोशिश की है। अर्जुन जी ने असली कागज पुलिस वालों के हाथ में रख दिए और साथ ही अब तक अर्जुन जी का वकील भी आ चुका था। अर्जुन जी के वकील ने सारे कागजात देखे और पुलिस वालों को बताया कि यही घर के असली कागज हैं। पुलिस तुरंत ही धोखाधड़ी करने के इल्जाम में बंटी को ले गई और उसकी खूब खातिरदारी की। उधर बबली को भी पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। अब प्रिंस अपने दादा दादी के साथ रहता था, लेकिन प्रिंस अभी बहुत छोटा था। उसे दादा दादी के साथ साथ माँ बाप की भी जरूरत थी। इसीलिए अपने पोते के बारे में सोचकर अर्जुन जी ने बंटी और बबली को जेल से रिहा करवा दिया, लेकिन उन दोनों को भविष्य में कभी अपने आसपास भी ना भटकने की चेतावनी देकर अपने घर से भगा दिया। अब बंटी शहर में ही कहीं और किराए पर रह रहा है और अर्जुन जी और कामनी जी अपनी मेहनत और खून पसीने की कमाई से बने हुए अपने उस घर में रह रहे हैं। उसके कुछ हिस्से को उन्होंने किराए पर दे रखा है, जिससे आराम से उनका घर खर्चा चल जाता है और वह अपने परिवार में बिना अपने बच्चों के भी खुश हैं। उनका मानना है कि जैसा उनका बेटा था, ऐसे औलाद से तो बे औलाद होना अच्छा है। इसीलिए वे दोनों बिना औलाद कहीं खुश हैं और अनाथ बच्चों की मदद करते रहते हैं। हर रविवार अनाथ आश्रम के बच्चों से मिलकर उन्हें कपड़े, खिलौने और मिठाइयाँ बांटकर आते हैं, जिससे उन्हें संतुष्टि भी मिलती है और उन बच्चों को भी खुशी मिलती है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।